हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उन सभी के एक्सक्लूसिव वीडियोस आप तक पहुंचाता है आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल फ्री में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं द सॉलिड स्टेट, उसमें अब हम नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा पैकेजिंग एफिशिएंसी। इसको आप पैकेजिंग एफिशिएंसी बोलो या पैकिंग एफिशिएंसी बोलो, दोनों मतलब एक ही रहेंगे। मतलब अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी देखनी होगी अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट में। अब बच्चों, जब पैकिंग एफिशिएंसी की बात होती है तो मतलब क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का? देखो, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मैं आपको पहली चीज का मतलब समझाता हूं। सपोज करो कि आपके घर में कोई खुशी वाला त्योहार है, मान लो कोई खुशी वाली बात है, किसी की शादी है या कुछ कोई अच्छा प्रोग्राम है, कोई अच्छा फंक्शन है, और आपके कुछ रिलेटिव्स आए हैं जिनके लिए मम्मी ने मिठाई बनाई है। ठीक है, मिठाई के रूप में क्या बनाई है? मम्मी ने मिठाई के रूप में लड्डू बनाए। और मम्मी आपको कहती हैं कि बेटा वो मिठाई के अपन खाली डब्बे ले आते हैं और इन लड्डुओं को जो मैंने बनाए हैं इनको इसमें भर देते हैं और अपने सारे गेस्ट को खुशी के नाते अपन इनको एज अ गिफ्ट दे देंगे। तो भैया मम्मी ने लड्डू बनाए और आप मिठाई के डब्बे, खाली डब्बे उठा के ले आए, 1 kg के डब्बे उठा कर ले आए, खाली डब्बे, और उस पे अब लगे लड्डू अरेंज करने। अब आप चाहते हो दिल से यार सबको मतलब बढ़िया, मतलब इतनी खुशी का अच्छी त्योहार है, अच्छा मौका है आपके घर में, तो आप चाहते हो कि बढ़िया, मतलब कंजूसी नहीं होनी चाहिए, गिफ्ट जो होना चाहिए वो अच्छा लगना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? आप वो जो लड्डू हैं जो आपकी मम्मी ने बनाए वो स्फेरिकल होंगे, गोल होंगे, बॉल की तरह, स्फेरिकल बॉल। और जो मिठाई का डब्बा आप लाए हो वो एक क्यूबिकल डब्बा है, मान लेता हूं मैं क्यूबिकल है, वैसे वो क्यूबॉइडल डब्बा होगा लेकिन मैं उसको भी क्यूबिकल डब्बा मान लेता हूं। और क्यूबिकल डब्बे में अब आपको लड्डू रखने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप उस क्यूबिकल डब्बे में लड्डू रखोगे तो लड्डू की क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लड्डू उस डब्बे के अंदर रख दो? मतलब लड्डू रखने पर उस मिठाई के डब्बे का ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले। मैं कहूंगा ऐसी पैकिंग जो आपने करी है वो पैकिंग लड्डुओं की बहुत अच्छी एफिशिएंट पैकिंग है। और मैं आपकी पैकिंग एफिशिएंसी बता दूंगा। अब एफिशिएंसी मतलब ये कहने को, एफिशिएंसी का मतलब यह है कि कितना जगह आपने लड्डू से घेर कर रख दी उस मिठाई के अवेलेबल स्पेस में से। मतलब मिठाई के डब्बे का अवेलेबल स्पेस जो था, उस डब्बे के अवेलेबल स्पेस में आपने कितनी जगह घेर ली लड्डुओं से, वो आपके लड्डू के रखने की पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। मतलब वो मिठाई के डब्बे को पैक करने की एफिशिएंसी कहलाएगी। जाहिर सी बात है, ज्यादा जगह घेरोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मतलब आपने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा उस डब्बे का। कम जगह घेरोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी। अब आप डिसाइड कर लो आपको कैसे रखना है। आपको ज्यादा जगह घेरनी है, अगर अच्छी खुशी का मौका और आप बिल्कुल दिल खुश, दिल मिजाज आदमी हो कि भैया चलने दो, लड्डुआं बंटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप एफिशिएंसी अच्छी रखना चाहोगे। और कंजूस किस्म के प्रवृत्ति के नेचर के इंसान होगे या कंजूस किस्म के इंसान होगे तो भाई साहब आप क्या करोगे? एफिशिएंसी कम रखोगे, ऐसे अरेंज करोगे कि कम लड्डू आए, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन आप जो भी जगह घेरोगे वो आपकी पैक करने की एफिशिएंसी कहलाएगी। किसको पैक करने की? लड्डू को मिठाई के डब्बे में पैक करने की एफिशिएंसी कहलाएगी। इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब कोई पूछेगा कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिठाई के डब्बे की सारी स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लें? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि बच्चों जो मिठाई का डब्बा आप लाए हो वो क्यूबिकल डब्बा है और जो लड्डू उसके अंदर रख रहे हो वो स्फेरिकल लड्डू हैं। स्फेरिकल लड्डू क्यूबिकल डब्बे के पूरे वॉल्यूम को कभी भी ऑक्यूपाई 100% नहीं कर पाएंगे। 100% ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप लड्डू रखोगे तो कुछ जगह दो लड्डू के बीच में या कुछ जगह लड्डू और डब्बे की जो इनर वॉल है उसके बीच में कहीं ना कहीं रह जाएगा। मतलब 100% वॉल्यूम तो आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाओगे। हां, अगर मिठाई का शेप कुछ क्यूबिकल होता, कुछ अलग होता, वो भी तो हो सकता है अरेंज कर लेते, लेकिन अगर वो स्फेरिकल है और उनको एक क्यूबिकल डब्बे में रख रहे हो तो आप 100% जगह ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। और उस शर्त में आप जितनी जगह ऑक्यूपाई करोगे वो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी।
ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करोगे ज्यादा एफिशिएंसी, कम जगह ऑक्यूपाई करोगे कम एफिशिएंसी। सेम चीज हम यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते वक्त भी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मतलब एक यूनिट सेल में जैसे ये लड्डू आपको दिख रहे हैं, ये अब एटम्स हैं। ये लड्डू हो गए थे, बेसन के लड्डू ऐसे लग रहे थे, लेकिन अब ये मान लो एटम हो गए, और मैं कहता हूं इन एटम को, एटम स्फेरिकल होते हैं। डेल्टन साहब ने क्यों बोल दिया था कि एटम का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो स्फेरिकल होता है। तो एटम ये स्फेरिकल है, और अब जाओ इनको यूनिट सेल में अरेंज करो। मतलब ये लड्डू जाओ और मिठाई के डब्बे में अरेंज करो। मिठाई का डब्बा बोले तो यूनिट सेल, और लड्डू बोले तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम। अब ये भी वही केस है लड्डू और मिठाई वाला से। तो अब इन एटम्स को यूनिट सेल में, किस किस्म के यूनिट सेल में रखने पर आप ज्यादा एफिशिएंसी निकाल सकते हो, आप ज्यादा एफिशिएंसी देख सकते हो, वो एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और हमें बताना पड़ेगा कि सर इस टाइप के यूनिट सेल में जब हमने एटम्स को अरेंज करा तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा निकली। और सॉलिड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि कोई भी सॉलिड कितना ठोस है, कितना डेंस है, कितना हार्ड, कितना रिजिड है, ये उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पैकिंग एफिशिएंसी पे निर्भर करता है। भैया ज्यादा अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब एक यूनिट सेल का ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है इन एटम्स ने, तो हम कहेंगे भैया पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। और पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो जो सॉलिड है वो बहुत ठोस सॉलिड होगा, बहुत ही हार्ड, बहुत ही रिजिड सॉलिड होगा। और जिसमें अगर पैकिंग एफिशिएंसी कम है वो उतना ठोस नहीं होगा, या कह लो खोखला सॉलिड होगा, क्योंकि उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कम है। अब हमें यही देखना है कि ये पैकिंग एफिशिएंसी किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, और ज्यादा जिसमें होती है उसमें कितनी क्या वैल्यू होती है, परसेंट में निकालनी है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी आप परसेंट में निकालते हो, और जिसमें कम होती है तो कितनी कम होती है ये भी आप पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट में निकालोगे, तो इसको बोल दोगे आप पैकिंग एफिशिएंसी। आइए बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी में। सो द पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, फर्क कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन सिर्फ रेशियो होगा, एक फ्रैक्शन होगा, और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट में निकलेगी। तो आप वो उस रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, जब मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, टोटल स्पेस कहां होगी, यूनिट सेल के द्वारा अवेलेबल स्पेस, क्योंकि पार्टिकल कहां अरेंज होगा, यूनिट सेल में। तो यूनिट सेल के अवेलेबल स्पेस में से कितना स्पेस पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने आप को अरेंज करते वक्त। और जब मैं पार्टिकल बोलता हूं तो कौन से पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो उसकी क्या मानी जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। बोथ HCP and CCP, HCP and CCP are called hexagonal close packing and cubic close packing. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में दोनों आपको डिटेल में बताऊंगा। दो डिफरेंट इन फॉर्म आर इक्वली एफिशिएंट, दे ऑक्यूपाई द मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस विच इज अबाउट 74%। मतलब सबसे ज्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है बच्चों, वो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP की होती है, जो कि 74% होती है टू द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम। तो 74% जितना अवेलेबल वॉल्यूम है उसका 74% ये दोनों पैकिंग ऑक्यूपाई कर लेती है। कौन कौन सी, HCP और CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेंस दे आर कॉल्ड द क्लोजेस्ट पैकिंग, और इसी पैकिंग को सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग सॉलिड की माना जाता है। मतलब ये सबसे बेहतर पैकिंग सॉलिड की मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे क्लोज मतलब सबसे करीब की पैकिंग है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सबसे करीब होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं 74%। In addition to the above two types of arrangements, a third type of arrangement found in metal is body centered cubic, जिसको आप BCC पैकिंग भी बोलते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी आपकी तीसरे टाइप की पैकिंग है, ऑल्दो इनसे थोड़ी सी बेकार है, बट यस सेकेंड मोस्ट जो जगह पैकिंग एफिशिएंसी जो ज्यादा आती है वो इसी की आती है, जो लगभग कितनी आती है, 68% आती है। सो इट ऑक्यूपाइज द 68% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और ये अधिकांश मेटल में पाई जाती है। कौन सी पैकिंग, BCC वाली पैकिंग। हालांकि मैं आपको सारी पैकिंग बता रहा हूं, BCC भी बताऊंगा, CCP भी बताऊंगा, और SCC सिंपल वाली भी बताऊंगा, जिसमें सबसे कम एफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो ये चीज समझ में आई बच्चों, क्लियर हो गया। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे आ सकूं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
तो ये चीज क्लियर हो गई। अब अपन आगे देखते हैं। अब एक एक करके सारी पैकिंग की एफिशिएंसी समझते हैं, जिसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी किस पे निर्भर करती है। मतलब हम सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी देखेंगे, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी देखेंगे, और सबके परसेंटेज भी देखेंगे कि कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है। लेकिन उससे पहले यह जान लें कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो सब में किन पैरामीटर्स पे निर्भर करती है। मतलब सारी क्लोज पैकिंग में क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिस पे पैकिंग एफिशिएंसी निर्भर करती है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। मतलब भैया मिठाई के डब्बे में लड्डू लगाने हैं तो पहले मिठाई का डब्बे का वॉल्यूम भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वही तो मेन चीज होगी जो पैकिंग एफिशिएंसी का रेफरेंस बनेगी। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी में जो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मिलेगा अवेलेबल, वो तो यूनिट सेल का ही वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के ऊपर पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल डिपेंड करेगी, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी इसी यूनिट सेल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी कि भैया यूनिट सेल ने इतना वॉल्यूम आपको दे रखा है, अब आप बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करके कितना ज्यादा से ज्यादा इस अवेलेबल वॉल्यूम का वॉल्यूम आप घेर सकते हो। जो यूनिट सेल ने आपको वॉल्यूम ऑफर कर दिया है, उस वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम आप घेर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, वो आप बताओ। जो उसके यूनिट सेल के वॉल्यूम के लिए, जो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो उसके लिए बहुत जरूरी होगा। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर वो निर्भर करती है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्ट्रक्चर। मतलब यूनिट सेल में कितने एटम्स आ सकते हैं उस पर भी निर्भर करता है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्ट्रक्चर, जिसको याद है आपको रैंक बोलते हैं, जिसको Z से डिनोट करते हैं। तो यानी कि वो Z यानी कि रैंक पे भी निर्भर करता है कि भैया यूनिट सेल की रैंक कितनी है। मतलब यूनिट सेल में कितने एटम्स आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर यूनिट सेल में रैंक ज्यादा है, मतलब ज्यादा एटम्स उसमें आ रहे हैं, तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जैसे आपको याद है सिंपल यूनिट सेल में एक एटम आता था, सिर्फ कॉर्नर पर मौजूद थे क्योंकि, लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में दो एटम आते थे, क्योंकि कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम मौजूद होता था। टोटल मिलकर सबका कंट्रीब्यूशन मिलाकर दो एटम आते थे। तो देखो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम की संख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बॉडी सेंटर्ड वाले यूनिट सेल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और एफसीसी का अगर देखें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में तो 4 एटम आते थे एक यूनिट सेल में, क्योंकि रैंक उसकी 4 थी वहां पे। और अगर रैंक वहां पर 4 थी, तो इसका मतलब यह हो गया कि भैया इसकी रैंक सबसे ज्यादा है फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा आएगी। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आएगी। क्लियर हो गया। तो ये हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्ट्रक्चर जो कि रैंक होती है उस पर भी डिपेंड करता है। और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब हम तो यूनिट सेल लेकर चल रहे हैं, तो हमारे लिए स्ट्रक्चर कौन है? यूनिट सेल है अभी। तो यूनिट सेल में जो एटम्स होंगे उनको रैंक बोलते हैं। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, इस पे भी निर्भर करता है। एक एटम का खुद का वॉल्यूम क्या है? एक जो एटम आपने ले रखा है, जिसको आप लड्डू का खुद का वॉल्यूम क्या है ये कह लो, भैया छोटे लड्डू हैं कि बड़े लड्डू हैं, उनके वॉल्यूम के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स पे भी निर्भर करेगा। अब इन सभी फैक्टर्स को लेकर पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने का एक फॉर्मूला बनाया गया। और पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने का फॉर्मूला आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। पहले मैं आपको समझा देता हूं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम अवेलेबल। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम अवेलेबल था। तो अवेलेबल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ ये पता कर लो, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लोगे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए कर रहे हो ताकि आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सको, जो कि परसेंट में निकलती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम अवेलेबल, और इंटू क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100। क्यों? ताकि हम परसेंटेज निकाल सके। तो ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, जो हम परसेंट निकालेंगे। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किसके द्वारा होगा? जाहिर सी बात है एटम के द्वारा। मतलब
पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, और बाय एटम्स मतलब बाय ऑल एटम्स, सारे एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अवेलेबल। वॉल्यूम किसका अवेलेबल होगा? किसमें? जिसमें हमको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सजाने, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखने, उन्हीं का वॉल्यूम अवेलेबल होगा। तो वो कितना वॉल्यूम होगा? जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, क्योंकि हम तो यूनिट सेल में ही रखेंगे ना। हमारे लिए मिठाई का डब्बा कौन है यहां पर? यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम टोटल ऑक्यूपाइड होगा, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अवेलेबल। कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? वो यूनिट सेल की वॉल्यूम पर निर्भर करेगा, क्योंकि यूनिट सेल जो होगा उसी के हिसाब से वॉल्यूम आएगा। और याद रखना, हम हमेशा क्यूबिकल यूनिट सेल लेने वाले हैं। ये बात मैंने आपको यूनिट सेल में बता दिया था। होते बहुत टाइप के, 7 टाइप के अलग अलग यूनिट सेल्स होते हैं, और उन 7 के भी सब टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग कि कहां कहां एटम हो सकता है या कहां कहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है। लेकिन हम अपने सिलेबस में जो बात करने वाले हैं वो क्यूबिक की बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल है। तो यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब रखना होगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब बड़ा आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और आपको पता है क्यूब है तो तीनों ही एज लेंथ सेम होंगी। तो आप मान लो किसी भी साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब। क्लियर हो गया? तो ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा। अब सवाल ये है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स कैसे निकलेगा? तो एक आप काम करो, आप वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम कर लो कि भैया एक एटम के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है, और एक एटम के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा मल्टीप्लाई कर देना आप उसको टोटल नंबर ऑफ एटम से, क्योंकि जितना एक एटम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 2 एटम उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। 3 एटम के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 4 एटम के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। तो फिर हमारे पास जितने एटम्स होंगे हम उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल क्या होती है? रैंक। मतलब मल्टीप्लाइड बाय रैंक कर देना। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय रैंक, रैंक बोले तो Z। अब देख लो ये फॉर्मूला, दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर, 1 स्फीयर मतलब 1 एटम, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका? यूनिट सेल का, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 100। तो ये बात किस में आ जाएगी? परसेंटेज में। यही आप निकाल रहे हो क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। प्रिमिटिव एफिशिएंसी यहां पर है, बट इट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। सो दिस इज कॉल्ड योर पैकिंग एफिशिएंसी। ये होती है आपकी क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलती है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर और 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? जो रैंक होगी एक यूनिट सेल में, क्योंकि उतने ही एटम्स होते हैं जितनी उसकी रैंक होती है। एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए वो होती है 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होती है 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होती है 4। तो वो नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग यूनिट सेल के टाइप पर वेरी करते हैं, उनसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं आगे आ सकूं। सो अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो अब आगे चलते हैं अपन, और अब हर एक केस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। हर एक केस के लिए मतलब हर एक प्रकार के यूनिट सेल के लिए देखते हैं भैया क्या क्या पैकिंग एफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी देख रहे हैं कि भैया सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो सकती है। सिंपल क्यूबिक लैटिस क्लियर है आपको? एक ऐसा क्यूब जिसके सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स होंगे। मतलब अगर मैं एक ऐसा क्यूब बना रहा हूं, तो इसके सिर्फ कॉर्नर पर एटम होंगे, सिर्फ कॉर्नर पे। यहां पर एक एटम होगा, ये एक एटम होगा कॉर्नर पर, ये सिर्फ कॉर्नर पर एटम होंगे।
तो इसको आप सिंपल यूनिट सेल बोल दोगे जिसके सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो एक बात तो क्लियर है, इसकी रैंक होगी 1, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एटम आते कॉर्नर की वजह से। और एक एटम क्यों होते? क्योंकि हर कॉर्नर पे मौजूद एटम जो रहता है वो सिर्फ 1/8 का कंट्रीब्यूशन देता है, 1/8 का। और टोटल ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो रैंक जो होगी वो इसकी क्या होगी? 1, दैट इज 1 एटम पर यूनिट सेल इसके अंदर मौजूद होगा। अब हमें यह देखना है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसके फॉर्मूले के हिसाब से हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 100 कर दो, ताकि पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाए। अब वॉल्यूम ऑफ एटम चाहिए, तो एक काम करते हैं, एटम तो हमें पता है स्फेरिकल होता है, तो एटम जो स्फेरिकल होता है उसका हम रेडियस मान लेते हैं कि इसका रेडियस है स्मॉल आर। क्या रेडियस है? स्मॉल आर। तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल आर जो है उसका रेडियस है। तो अब भाई साहब जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम, और वो भी एक एटम, वो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। किसका वॉल्यूम है ये? ये सिर्फ एक एटम का वॉल्यूम है, एक एटम का वॉल्यूम है, ओनली वॉल्यूम ऑफ वन एटम, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आपने मेंसुरेशन 10 क्लास में पढ़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखें कि ये जो क्यूब मैंने माना है, इस क्यूब की एज लेंथ मैं मान लेता हूं कि इस क्यूब की एज लेंथ है ए। मतलब सारी एजेस की जो लंबाई है वो सेम है, क्योंकि क्यूब है और उसकी लंबाई कितनी? ए है। तो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी यहां पर लिख देते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि क्यूब क्या है हमारा? यूनिट सेल ही है। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू ए क्यूब। सो इट विल बी ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। अब कायदे में तो आपको दोनों चीजें मिल गई, एक एटम का वॉल्यूम भी मिल गया और यूनिट सेल का वॉल्यूम भी मिल गया। एक एटम के वॉल्यूम को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, और नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 ही है, क्योंकि रैंक 1 है। मतलब पूरे क्यूब में, पूरे यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम है। तो आप इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे, तो जितने भी एटम से उसी की बात कर रहा है, मतलब एक एटम है उसी की बात कर रहा है, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जानी चाहिए। एक बार देख लेते हैं करके। यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, जो वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स होगी, ऑल द एटम्स मतलब वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? 1। तो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। तो डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। लेकिन अब प्रॉब्लम यह रहेगी बच्चों, यहां पर आपके पास दो वेरिएबल आ गए। दो वेरिएबल कौन से आ गए? एक आगे आपके पास आर और एक आगे आपके पास ए। और अगर आप चाहते हो ये वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी सिर्फ एक न्यूमरिक होना चाहिए जो परसेंटेज में आएगा, सिर्फ एक नंबर होना चाहिए जो परसेंटेज में आएगा, तो मतलब जितने वेरिएबल है दे शुड गेट कैंसिल्ड विथ वन अनदर। और अब वो वेरिएबल कैंसिल कब होंगे, कैसे होंगे? या तो आप आर को ए के टर्म्स में लिख लो, या फिर इस ए को आर के टर्म्स में लिख लो, तो इट विल बी इजी फॉर यू कि ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब आप ये रिलेशन निकालोगे कैसे? आपको कैसे पता कि ए और आर के बीच का क्या रिलेशन होता है? अब वो रिलेशन इनके अरेंजमेंट में ही छुपा हुआ है।
अब इनका अरेंजमेंट आप समझो, मैं आपको इनके अरेंजमेंट से ए और आर के बीच का रिलेशन बता रहा हूं। और अरेंजमेंट कौन सा देख रहे हैं? अरेंजमेंट हम सिंपल क्यूबिक वाला देख रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस का अरेंजमेंट देख रहे हैं, और अरेंजमेंट में ही ए और आर के बीच का रिलेशन चाहिए, छुपा है। ए और आर के बीच का रिलेशन चाहिए क्यों? ताकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो ए और आर का रिलेशन देखते हैं। अब ध्यान से देखना, जब बच्चों मैंने ये क्यूब बनाया था तो मैंने कहा था कॉर्नर पर एटम है, लेकिन वो कॉर्नर के एटम ऐसे नहीं कि कोने में जाकर बैठ गए, वो कॉर्नर पर एटम है। इसका मतलब ये हो गया, चलो ये कॉर्नर में मान लेता हूं, तो कॉर्नर का एटम का मतलब ये कि भैया कुछ एटम ऐसा है, मतलब वो जो एटम है वो कुछ इस तरीके से जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ इस तरीके से जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब ये उस एटम का सिर्फ सेंट्रल मोस्ट पार्ट इसके कॉर्नर पे है, बाकी तो ये पूरी जगह घेर रहा है। सेम ये भी कॉर्नर है, तो एक एटम यहां पर भी होगा, तो एक एटम ये पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, और दोनों सेम साइज के एटम है, याद रखना। मतलब दोनों एटम का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। यहां पर देखना आप, यहां पर देखना कि अब जो एक और एटम होगा वो कुछ इस तरीके से पूरी जगह को ऑक्यूपाई करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और दोनों सेम साइज के होंगे, मतलब ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, और ये डिस्टेंस भी आर है। क्लियर हो गया? और ये जो पूरी एज लेंथ है, पूरी एज लेंथ है, ये पूरी एज लेंथ ए है। तो ये पूरी एज लेंथ जो चल रही है ये तो ए चल रही है। जिस ए में इस एटम का आधा आर आ रहा है, मतलब इस एटम का आर आ रहा है, और इस एटम का भी आर आ रहा है। मतलब आप देखो कि अगर ये चीज आपको दिख रही है, तो यहां पर अगर आप एक यूनिट सेल बनाओगे तो आपको इस सेंटर से यहां पर एक इस तरीके का यूनिट सेल मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है। अब ये क्या है? आपका पूरा एज लेंथ है, जो किसके बराबर है? ए के बराबर है। लेकिन अगर अब इस ए में आप ढंग से कैलकुलेट करें तो ये हिस्सा जो आ रहा है, ये हिस्सा आर आ रहा है, और ये हिस्सा जो आ रहा है ये भी आर आ रहा है। तो इस ए के पास ये आर प्लस आर आ रहा है, मतलब होल ऑफ द एज लेंथ, होल ऑफ द एज लेंथ दैट इज ए इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज ट्वाइस ऑफ आर। मतलब आप ए को 2r के इक्वल लिख सकते हो। सो ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। ये चीज इससे समझ में आ रही है, या आपने यहां पर देख लिया होगा तो इससे समझ में आ रही है, क्योंकि जो पूरी एज है, ये पूरी एज आपकी ए के बराबर है, जिसमें एक एटम ऐसा है और दूसरा एटम ऐसा है। तो ये आर डिस्टेंस है और ये भी आर डिस्टेंस है, तो टोटल मिलकर 2r हो गई। और ये पूरी एज लेंथ जो है ये ए के भी बराबर है, क्योंकि ये क्यूब की जिसको हम यूनिट सेल मान रहे हैं उसकी भी एज लेंथ है। तो ये जो ए है वो 2r के बराबर आ रहे हैं अपना। अब आप ए की जगह या तो 2r रख लो, या फिर r की जगह a/2 रख लो, वो आपके ऊपर है। मैं a की जगह 2r रख लेता हूं। तो जहां मैंने a क्यूब लिखा है वहां a की जगह मैं करेक्शन करके क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2r का होल क्यूब, क्योंकि a इज इक्वल टू 2r। और जब मैं 2r का होल क्यूब करूंगा तो इट विल बिकम 8r क्यूब। क्या आ जाएगा? 8r क्यूब। और अब ये r क्यूब और ये r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवीजन में। अब आपके पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज बची। अगर आप ध्यान दो, 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, इंटू 1 तो कुछ मतलब कहीं नहीं है, 4/3 पाई ये रखा रहेंगे यहां पे, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 52.4% अप्रोक्सीमेटली। सो अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर आएगा वो 52.4 या 52% आएगा। ये 52% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, ये पूरी पैकिंग एफिशिएंसी होगी।
क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो इस तरीके से जो सिंपल यूनिट सेल है, अब देखो 50% के आसपास आ रही है, 52%, लगभग 52% आ रही है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब सिंपल यूनिट सेल में जो जगह मिली है उसका लगभग आधी जगह, और आधी से हल्की सी ज्यादा जगह ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, और बाकी सारी जगह क्या है? खाली है। बाकी सारी जगह का आपने सोचा नहीं कि क्या होगा, बाकी सारी जगह जो है वो स्टूडेंट बिल्कुल खाली है, उनको हम बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। वो वॉइड्स हालांकि मैं आगे भी बताऊंगा आपको, लेकिन उनको वेकेंट स्पेसेस या उनको वॉइड बोला जाता है। और ये क्या रहती हैं? खाली रहती हैं, ये वेस्ट होती हैं जो सॉलिड को खोखला बनाती हैं। लेकिन हमारे लिए जो सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी है वो मात्र 52.4 निकल रही है। आपके सामने सारे कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको 52.4% एफिशिएंसी मिलेगी, और ये बहुत कम एफिशिएंसी है। और मैंने आपको कहा था सिंपल क्यूबिक पैकिंग जो रहेगी, सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग, वो सबसे कम एफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कम इसलिए आती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक एटम मौजूद होता है। क्योंकि सिंपल यूनिट सेल की रैंक जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है, और रैंक 1 होने की वजह से यहां पर जो होगी पैकिंग सबसे वीक पैकिंग होगी, यानी कि उनकी पैकिंग बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगी यूनिट सेल के, और मात्र 52.4% के आसपास की पैकिंग एफिशिएंसी दिखाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ए और आर का रिलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल हमने ए और आर का रिलेशन यहां से निकाल लिया। क्लियर है? एक बार आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं एक बार और कैलकुलेशन आपको समझा सकूं। स्क्रीनशॉट लें आप एक बार। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो ये चीज थी आपकी, वही कैलकुलेशन इनने दोबारा किया हुआ है। सिंपल सिंस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स वन एटम, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विद ऑक्यूपाइड वन एटम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। ये एटम का वॉल्यूम है, एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। सो ए क्यूब कैन बी रिटन एज 2r का होल क्यूब, बिकॉज ए का रिलेशन जो आ गया वो 2r आ गया यहां से, a विल बी इक्वल टू 2r, सो इट विल बिकम 8r क्यूब। तो हमने क्या करा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, और वन स्फीयर में मल्टीप्लाइड बाय 1 भी कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सिंपल यूनिट सेल है उसकी रैंक क्या है? 1 है। सो रैंक इसकी क्या आ गई? 1 आ गई। तो टोटल एटम के द्वारा ऑक्यूपाई वॉल्यूम आ गया, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कर दिया। हमने रखा यहां 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब। 8r क्यूब कैसा है? वैसे ए क्यूब आता, लेकिन ए की जगह हमने 2r लिख दिया, तो ये 2r का क्यूब बन गया, और 2r का क्यूब इज नथिंग बट 8r क्यूब। तो हमने 8r क्यूब यहां पर लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो r क्यूब से r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा? इसमें कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4/3 पाई अपॉन 8 बचेगा, इनटू 100 बचेगा, विच विल गिव यू 52.4%। तो इस तरीके से हमारा 52.4% आएगा। देयरफॉर द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल इज 52.4%. Examples falling under this category includes metals like lithium and calcium. तो lithium और calcium जो metals होते हैं उनकी यही पैकिंग होती है, बहुत ही कम ऑक्यूपेंसी उनकी होती है अपने यूनिट सेल में इन मेटल्स की, इन मेटल के एटम्स की, इसलिए इन मेटल एटम्स के बहुत ज्यादा ठोस चीजें नहीं बन पाती, इसलिए लिथियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा ठोस पदार्थ या ठोस धातु नहीं माने जाते, क्योंकि उनकी पैकिंग एफिशिएंसी मात्र 52.4% होती है। क्लियर हो गया? तो यह था हमारा पूरी तरीके से सिंपल क्लोज पैकिंग का एग्जाम्पल, या इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को हमने समझा कि 52.4% होती है। आप स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं सेकेंड पैकिंग एफिशिएंसी को बता सकूं। अब आते हैं स्टूडेंट अगली पैकिंग पे। अगली पैकिंग एफिशिएंसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। मतलब ऐसा यूनिट सेल जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल रखता हो, जो फेस सेंटर्ड का टाइप हो, उसकी क्या पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग में हम समझेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग में समझेंगे। कैसे समझेंगे देखेंगे। सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक क्या होगी? रैंक होगी 4, यानी कि 4 एटम्स इसके पास होंगे पर यूनिट सेल। ये हमने देख चुके पहले। सो इट विल कंटेन 4 एटम्स पर यूनिट सेल, और 4 एटम्स होंगे कहां कहां? अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, ये क्यूब है,
इसके 4 जो एटम्स होंगे वो होंगे कहां का, एक कॉर्नर पे तो होंगे, और कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे भी होंगे, हर फेस के सेंटर पे भी होंगे कॉर्नर के साथ साथ। तो ये फेस का सेंटर है, ये एक फेस का सेंटर है, ये एक फेस का सेंटर है, ये फेस का एक सेंटर है, ये फेस का सेंटर है, और ये फेस का। क्लियर? हर फेस के सेंटर पे भी एटम होगा। अब अगर अब हम फेस सेंटर देखें तो फेस का सेंटर एक्चुअली बनता कहां है, जहां फेस डायगोनल बनती है। फेस का सेंटर एक्चुअली बनेगा कहां, जहां फेस डायगोनल बनेगी। फेस डायगोनल कहां बनेगी, यहां फेस डायगोनल बनेगी, ये। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस यूनिट सेल की एज लेंथ में ए मान लूं, मतलब इस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, ए है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर स्फीयर एटम को मानो कि एटम एक स्फेरिकल है, तो एटम का रेडियस क्या हो गया अपना, रेडियस आर हो गया। और रेडियस अगर आर हो गया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने एटम्स ऐसे हैं, 4 एटम्स एक यूनिट सेल में ऐसे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहां पर लिख देता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स, ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि पैकिंग एफिशिएंसी आ जाए। ऑल आइटम्स कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम यानी कि ये, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कि ये, क्योंकि रैंक 4 है मतलब टोटल 4 एटम है। तो पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर क्या निकलनी चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन एटम, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम है 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, सो दिस विल मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब, क्योंकि यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस इज ए क्यूब, क्योंकि एज लेंथ ए है, सो इट विल बिकम ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये आपका एक्चुअली पैकिंग एफिशिएंसी तो दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर भी 2 वेरिएबल है पिछले केस की तरह। कौन कौन से 2 वेरिएबल है, एक ए और एक आर, जिनका कटना आपस में बहुत जरूरी है ताकि एक सिंपल नंबर परसेंटेज में आए, जिससे हम पैकिंग एफिशिएंसी समझ पाए कि भैया इतना परसेंटेज होती है। लेकिन दिक्कत यह कि यहां ए और आर कटेंगे कैसे, मतलब ए और आर का रिलेशन क्या होगा। अब याद रखना बच्चों, ए इक्वल टू 2r जो रिलेशन था वो आपने सिंपल में निकाला था, सिंपल यूनिट सेल में आपने निकाला था कि भैया ए इक्वल टू 2r होता है। यहां वो रिलेशन नहीं आएगा, यहां रिलेशन अलग हटके आएगा। मतलब इस समय भी आपको ए और आर का रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन वही रिलेशन नहीं मिलेगा जो आपको पिछले केस में मिला था सिंपल यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको ए और आर का अलग रिलेशन मिलेगा। और हमारे लिए चैलेंज यही है कि हम उस ए और आर का रिलेशन कैसे और क्या निकालते हैं। तो आइए देखते हैं ए और आर का रिलेशन। वही रिलेशन अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि ये एक बॉडी डायगोनल है, और अगर ये बॉडी डायगोनल है तो इस पर एटम कैसे लगे। देखो, कॉर्नर पर एक एटम है, जो कॉर्नर पर एटम है वो कुछ इस तरीके से, फेस डायगोनल के बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि फेस का सेंटर जो होगा वो फेस डायगोनल का सेंटर होगा। वहां पर एक एटम है तो वो कुछ ऐसे, और फिर एक कॉर्नर पर एटम है वो कुछ ऐसे। समझ में आपको, ये 3 एटम ऐसे।
अब आप वो किसी भी फेस पे ले सकते थे, इस पे ले सकते थे, इस पे ले सकते थे, सामने वाले पे, किसी भी एक फेस पे ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखो आप, ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस एटम, रेडियस ऑफ दिस एटम, ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस एटम। रेडियस, तो ये हो गई आर, ये भी क्या है, ये भी आर है, और इनफैक्ट ये भी आर है, फिर ये क्या है, ये भी आर है। मतलब आपकी पूरी फेस डायगोनल, फेस डायगोनल को मान लो मैं ए बी बोल देता हूं, तो पूरी ए बी पर, पूरी ए बी पर आपके आर 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 आर, 4 आर हैं। मतलब आपके पास जो एक्चुअली फेस डायगोनल है, उस फेस डायगोनल में 4 आर आपके पास हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो फेस डायगोनल है, एटम सच ईच अदर अलोंग द फेस डायगोनल, और जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल जो कि एडी है, वो एक्चुअली कंटेन्स आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 4R। 4 आर को वो कंटेन करती है, जो ए बी है, एक्चुअली एडी नहीं है, ए बी है, जो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि 4 आर को कंटेन करती है। कौन, फेस डायगोनल विच इज 4R। और 4R ये जो फेस डायगोनल है, किस फेस की है, यूनिट सेल के फेस की, तो इसका एज लेंथ से भी कोई रिलेशन होगा। मतलब अगर आप देखो कि ए बी का कोई एज लेंथ से भी तो रिलेशन होगा, इसका ए बी का क्या रिलेशन होगा। अगर हम इसको सी मान लें, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है ऊपर में, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ऊपर के राइट एंगल ट्राइंगल पे आप इधर देखोगे, तो ये जो ट्राइंगल यहां पर बना दूं अगर, तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, ये एक आपकी, ये ऐसा गया, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी और बी सी है क्या, एज लेंथ। ए सी और बी सी है क्या, एज लेंथ। ए सी भी एज लेंथ है, जो ए के बराबर होगी, और बी सी भी एज लेंथ है, जो ए के बराबर होगी। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब ये भी ए है और ये भी ए है, तो फिर ए बी क्या हो जाएगी, ए बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मींस ए बी विल बी इक्वल टू √2a, सो इट विल बी √2a, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, और 2a स्क्वायर का अंडर रूट √2a होगा। मतलब ए बी जो है वो √2a के भी बराबर है, और ए बी जो है वो 4R के भी बराबर है। तो ए बी 4R के भी बराबर, ए बी √2a के भी बराबर, इसका मतलब यह हो गया कि 4R विल बी इक्वल टू √2a। सो a विल बी इक्वल टू 4R बाय √2, 4R बाय √2, सो a विल बी इक्वल टू 4R बाय √2। अब आप इसको रेशनलाइज या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2√2 लिख सकते हो इसको। सो आपका यहां रिलेशन आ गया a इक्वल टू 4R बाय √2, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और a इक्वल टू 4R बाय √2 को अब आप इस फॉर्मूले में रख दो, यहां क्या है, a क्यूब है, आप इसकी जगह रख दो 4R बाय √2 का होल क्यूब। और a और r का जो रिलेशन मैंने निकाला है, ये रिलेशन मैंने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाला है इसमें से। क्लियर हो गया, एक बार और देख लो, ये ए सी पूरी फेस डायगोनल है, ये वाला हिस्सा क्या होगा इसमें, ये वाला हिस्सा होगा r, ये होगा पूरा 2R, और फिर ये भी होगा r, तो r प्लस 2R प्लस r 4R हो गया, और 4R AC के बराबर हो गया। यहां AC कैसे निकलेगा, ये एक पॉइंट मान लो आप, और ये एक पॉइंट इसका मान लो, तो ये आपका पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यहां से सॉरी, ये और ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इसके फेस पर। क्लियर, तो यहां पर आपका ये एक पूरा ट्राइंगल और ये एक पूरा ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपका। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो AC को हाइपोटेन्यूस मान के। क्लियर हो गया, तो आपका जो AC होगा वो आपका AD प्लस DC का AC AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा।
और उस तरीके से आपका a इक्वल टू 4r/√2, क्योंकि 4r इज इक्वल टू √2a आ जाएगा, और 4r इज इक्वल टू √2a आ जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 4r/√2। यही a इक्वल टू 4r/√2 हमने यहां रखा है। और ऊपर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब यहां चल ही रहा है, यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं ए बी इज इक्वल टू √2a। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आप इसको सॉल्व करोगे यहां पर भी आर क्यूब बनेगा, तो ये आर क्यूब और ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ये आर क्यूब और ये आर और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा 4/√2 का क्यूब विच इज 2√2 होल क्यूब। तो ये 2√2 होल क्यूब आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.74, और अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो यू विल गेट 74%। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 74% आ जाएगी। तो 0.74 की जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है वो पैकिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, तो दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ लिखा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन। हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन से रेशियो होता है। अगर आप परसेंट में निकालना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो दैट विल गिव यू 74%। 74%, ये सबसे ज्यादा पैकिंग है, और एफसीसी में ये पैकिंग होनी चाहिए थी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे ज्यादा रैंक होती है, सबसे ज्यादा एटम्स होते। कितने एटम्स होते? 4 एटम्स होते, तो 4 एटम्स होते तो भैया सबसे ज्यादा रैंक होती है उसकी, और सबसे ज्यादा रैंक होने की वजह से ही ये सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी रखता है। एंड 74% इज द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस which can be occupied by constituent particles inside a unit cell in any type of solid। किसी भी प्रकार के सॉलिड में यह पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई होती है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में, जो कि 74% है। और ये जो पैकिंग होती है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपको ज्यादा मिलेगी, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, फेस सेंटर जो यूनिट सेल है, जो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही चल रही है, जिसमें हमने फेस सेंटर जो पैकिंग पढ़ी है, एफसीपी जिसको आप बोल सकते हो, वो पैकिंग 74% सबसे ज्यादा एफिशिएंसी रखती है। क्लियर हुआ आपको 74% कैसे आया? खेल सिर्फ यहां पर देखो, ये सब कुछ सेम चलेगा, बस आपको ए और आर का रिलेशन देखना है, और ए और आर का रिलेशन के लिए यहां पाइथागोरस लगी, क्योंकि यहां पर फेस डायगोनल पर फेस के सेंटर पर भी एक एटम था, और फेस के सेंटर पर भी क्योंकि एक एटम था, तो आपको ये सारे आर को कैलकुलेट करना था। सिंपल में a इक्वल टू 2r था, जबकि इस केस में 4r इक्वल टू √2a है। रिलेशंस अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या एफिशिएंसी होती है, आप स्क्रीनशॉट लें पहले। तो ये था हमारी पैकिंग एफिशिएंसी किसमें? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। अब एक और पैकिंग देखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में होगी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, ये हमको देखना है। अब बॉडी सेंटर्ड के लिए रैंक क्या होगी? सबसे पहले दो एटम्स होंगे इसमें। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया फेस सेंटर्ड से कम होगी पैकिंग एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि फेस सेंटर्ड में 4 एटम थे, तो भैया 4 एटम मिलकर ज्यादा जगह घेरेंगे ना, एज कंपेयर टू 2 एटम। तो 2 एटम के द्वारा दिखाने वाला बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि इसकी रैंक है 2, सो इट्स रैंक इज 2। और खेल बिल्कुल सेम है। पैकिंग एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला है जो हम यूज करते आ रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। यही फॉर्मूला यूज करते चलना है हमको। और ऑल एटम्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ वन एटम निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम कर दो। तो आप क्या करोगे? पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि एक एटम को अगर आप स्फीयर मानते हो, तो इस एटम का स्फीयर का रेडियस कितना होगा? स्मॉल आर। तो रेडियस विल बी इक्वल टू स्मॉल आर। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर इस हिसाब से एज लेंथ अगर आप मान लेते हो ए, तो एक की एज लेंथ आप मान लो, जैसे ये आपका एक बना रखा है, तो इसकी एज लेंथ ए मान लो, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसका हो जाएगा ए क्यूब। रख दो पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। सो पैकिंग एफिशिएंसी
विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स। ऑल एटम्स कैसे निकलेंगे, 1 एटम 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, क्योंकि रैंक 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन ए क्यूब इन 200। ए क्यूब इसलिए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। लेकिन अब फिर इसमें वही समस्या, क्या समस्या कि ए और आर दो वेरिएबल है जिनको आपस में कटना बहुत जरूरी है, और कटेंगे तब जब ए और आर एक ही वेरिएबल में लिखे जाए। उसके लिए ए और आर के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब वही रिलेशन फिर इसमें भी निकालेंगे जो पिछले दो रिलेशन से अलग होगा, क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, मतलब यहां पर एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी मौजूद है। तो यहां पर जो ए और आर का रिलेशन होगा वो पिछले दो रिलेशन से अलग रिलेशन होगा, और जो रिलेशन निकलेगा हमें वहीं यहां पर रखना होगा ताकि दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास सिंपल एक नंबर आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कैसे कैंसिल आउट होंगे। तो पहले मैं आपके सामने एक यूनिट सेल बनाता हूं, और इस यूनिट सेल में खास बात यह है कि इसके कॉर्नर पर तो एटम है ही, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी एटम है। तो कॉर्नर पर तो एटम है ही, यहां पर तो एटम है ही आपके कॉर्नर पर, और बॉडी के सेंटर, बॉडी का सेंटर कहां होगा, जहां बॉडी डायगोनल मिलेगी, और बॉडी डायगोनल जहां मिल इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम बॉडी सेंटर मान लेंगे। तो मैं पहले आपको बॉडी डायगोनल बना देता हूं, बॉडी डायगोनल। अब आप देखो बॉडी डायगोनल बना रहा हूं यहां पर, यह है एक बॉडी डायगोनल जो इस एंड से इस एंड तक गई, ये एक बॉडी डायगोनल है। ठीक है, आपको ये वाली, चलो मैं जो इसमें बताइए वही बता देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये वाली बॉडी डायगोनल ले लो, ये वाली जो यहां से लेकर यहां तक गई है, ये बॉडी डायगोनल है इसकी पूरी। एक बार फिर से बना देता हूं। ये है बॉडी डायगोनल। ठीक है, कॉर्नर पर एटम है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे भी है, मतलब यहां पर भी सेंटर पे भी एक एटम है। अब एक काम करते हैं, इसकी लेबलिंग मैं वैसे ही करता हूं जैसे यहां पर की गई थी। तो बी और ई, ये वाला पॉइंट है ई और ये वाला पॉइंट है बी, जो दो पॉइंट मेरे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मेरी बॉडी डायगोनल है। इस पर एटम कैसे हैं, अब आप एटम को देखो, एक एटम यहां पर कहीं है, ये एटम है जिसकी आर रेडियस है यहां पर, फिर एक इसके बीच में कहीं है, बॉडी जहां डायगोनल, जहां बिल्कुल सेंटर होगा बॉडी डायगोनल का, वहां पर एक एटम है, कुछ ऐसा एटम है बिल्कुल इधर, और फिर कुछ एक एटम यहां पर है। तीनों एटम का सेम साइज है। ये छोटा लग रहा होगा, वो हैंड्स फ्री ड्राइंग बनाई है मैंने, लेकिन तीनों एटम सेम होंगे क्योंकि तीनों की रेडियस आर होगी। तो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, मतलब आपके पास 4 आर है इस ईबी में। ये आपका आर है यहां तक, ये आपका आर है, ये आपका आर है, टोटल इसके अंदर 2 आर हो गए, और फिर ये भी आपका आर हो गया, तो टोटल 4 आर है आपके पास। किसमें, इस बॉडी डायगोनल में। तो बॉडी डायगोनल जो ईबी है वो आप कह सकते हो कि ईबी यहां पर आपके पास जो बॉडी डायगोनल है वो 4 आर के बराबर है। लेकिन अब ईडी बॉडी डायगोनल है किसकी, यूनिट सेल की ना, तो इस बॉडी डायगोनल की लेंथ का रिलेशन इस यूनिट सेल की एज लेंथ से भी होगा, 100% होगा। और अब आप इस पर वेक्टर लगा सकते हो। अगर आपको इस लेंथ को निकालना है तो एक काम करो, यहां से 3 जगह तक से जाओ आप और सामने वाले पॉइंट पर पहुंचो। सामने वाले पॉइंट पर कैसे पहुंचोगे देखो, मैं आपको बताता हूं। आपको ए से चलना है और ई तक जाना है, ए से चलना और ई तक जाना है। मैं इसको भी ए बना देता हूं क्योंकि ये ए पॉइंट है यहां पर। तो पहली बात तो ये ए है, और मेरे को अब ए से चलना है और ई तक जाना है। तो देखो, ए से चलना और ई तक जाना है तो क्या कर सकता हूं, इस लेंथ के थ्रू चल सकता हूं ए, इस लेंथ के थ्रू चल सकता हूं ए, और इस लेंथ के थ्रू चल सकता हूं ए।
तो 3 बार ए, मतलब वेक्टर लॉ अगर लगाऊंगा तो ये जो ए ई है ये मुझे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मिल जाएगी। मतलब ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर से मिल जाएगी। क्लियर हो गया? आप कोई सा भी रास्ता, आप यहां से भी जा सकते थे, आप वहां से भी, मतलब आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा वो 3 साइड से होते हुए जाओगे अगर एज लेंथ के थ्रू जाना है तो वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मींस ए ई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। और ये ए ई का स्क्वायर निकलेगा, हमें ए ई का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ए ई चाहिए, क्योंकि ए ई पर ही हमारे 4 आर बैठे हुए हैं। ए ई पर, ये मैं चेंज कर देता हूं, ए ई पर ही हमारे चारों आर बैठे हुए हैं, तो ए ई इज इक्वल टू 4r। तो मुझे ए ई चाहिए, तो अगर ए ई स्क्वायर 3a स्क्वायर है तो ए ई क्या हो जाएगा? √3a। ए क्या हो जाएगा? √3a। तो अगर हम लिखें यहां पर दिस ए ई स्क्वायर, यहां पर लिख रहा हूं मैं ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, सो यहां पर ए ई क्या हो जाएगा? √3a। सो ए ई विल बी इक्वल टू √3a। अब ये भी ए ई के बराबर है और ये भी ए ई के बराबर है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो 4r है वो √3a के बराबर है। ये रिलेशन आ गया, 4r इज इक्वल टू √3a, और 4r इज इक्वल टू √3 आ गया तो आप ए को क्या लिख सकते हो? a विल बी इक्वल टू 4/√3 इंटू r। सो ए को आप लिख सकते हो 4/√3 इंटू r। तो 4/√3 इंटू r, यही आपने लिखा 4/√3 इंटू r। तो इस a की जगह आप क्या लिख दो? 4/√3 इंटू r का होल क्यूब, क्योंकि ये a का क्यूब है। सो 4r/√3, so it can be written as 4r/√3 का होल क्यूब। सो 4r/√3 का होल क्यूब। अब ये r क्यूब और ये r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? हालांकि ये क्यूब बाकियों के साथ तो लगा रहेगा, सिर्फ r क्यूब कैंसिल हुआ है और क्यूब इन सबके साथ भी है, तो सिर्फ r का क्यूब कैंसिल हुआ है, बाकी 4/√3 का क्यूब आपको करना होगा। जब आप सारी चीज सॉल्व कर लोगे तो आपको ये जो फॉर्मूला आपको देगा ये अप्रोक्सीमेटली 68% देगा। कितना? 68%। यहां पर 0.68 आया क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन निकाला है। क्यों फ्रैक्शन निकाला है? क्योंकि यहां पर पैकिंग आपने इनटू 100 नहीं करा, आप फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम परसेंट में निकालते हैं, और परसेंट में निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। सो दैट विल कम आउट टू बी 68%। मतलब जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो 68% तक आएगी, जो कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से कम है। फेस सेंटर्ड की कितनी थी? लगभग 72%, ज्यादा थी, लेकिन याद रखो सिंपल से ज्यादा है इसकी पैकिंग। सिंपल से क्यों ज्यादा है? क्योंकि सिंपल की पैकिंग 52.4 थी, और सिंपल की पैकिंग कम भी होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर से फ्रैंक एक है, मतलब एक ही एटम पर यूनिट सेल होता है, जबकि इसके अंदर देखोगे तो 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं क्योंकि इसकी रैंक 2 है। तो इसकी पैकिंग सिंपल से ज्यादा होगी लेकिन फेस सेंटर्ड से कम होगी, क्योंकि फेस सेंटर्ड की रैंक सबसे ज्यादा है, 4 रैंक है, लेकिन ये 68% ऑक्यूपाई करेगा, और वॉइड खाली जगह वेकेंट स्पेसेस 32% की होंगी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में जब आप बॉडी सेंटर्ड बीसीपी करोगे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपको कितना परसेंट वेकेंट स्पेस हो जाएगी, या कितनी स्पेस खराब हो जाएगी या वॉइड में चली जाएगी? तो आंसर इज 32%, क्योंकि 68% तो एटम उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द 68%। क्लियर हो गया? पैकिंग एफिशिएंसी क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैकिंग एफिशिएंसी पर क्वेश्चन आता है, और ये सारी पैकिंग एफिशिएंसी हमने डिस्कस कर ली है। क्लियर हो गया? आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं वीडियो को कंक्लूड कर सकूं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी पैकिंग एफिशिएंसी पर वीडियो, जिस पर हमने बहुत एक्सक्लूसिवली सारे तरीके की पैकिंग को देखा है और डिफरेंट परसेंटेज भी देखे। याद रखिएगा, सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 है,
फेस सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, जो 72% है लगभग, और बॉडी सेंटर्ड की इन दोनों के बीच में है, जो कि 68% है। और ये पैकिंग एफिशिएंसी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन पे भी आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे भी आते हैं। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल है, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।